ओम नमो नारायण। प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरित मानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 54वां सेशन है और हम दोहा 16 अरण्य कांड से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था कि किस प्रकार सूपड़खा उस जगह पंचवटी में पहुंचती है जहां प्रभु श्री राम है, माता सीता है और लक्ष्मण जी हैं। और किस प्रकार वो काम से प्रेरित होकर राम जी को अप्रोच करती हैं और किस प्रकार राम जी के द्वारा मना करने पर वो लक्ष्मण जी के पास जाती हैं और लक्ष्मण जी के मना करने पर वो क्रोधित हो जाती हैं। किस प्रकार सुपणखा अपने काम से आतुर होकर नाराज होती हैं और माता सीता पर हमला करने का भी प्रयास करती हैं। हमने पिछली बार यह भी देखा था कि किस प्रकार एक सुपड़खा मन काम वासना से प्रेरित होकर और अलग अलग वासनाओं के कारण इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होता है, एग्रेसिव हो जाता है, मन का ना होने पर क्रोधित हो जाता है। तो सुपड़खा की जो कहानी हमने पढ़ी जानी, वहां से आज शुरू करते हैं। और आज हम सुपड़खा मन के अलावा और आगे चर्चा शुरू करेंगे। जब हम बात करते हैं सुपड़खा मन की, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो सुपड़खा मन में कठिन बचपन का भी योगदान होता है। हमने देखा कि नाना सोमाली द्वारा शत्रुतापूर्ण, ईर्ष्यापूर्ण, अहंकारपूर्ण, द्वेषपूर्ण संस्कार उसे दिए गए। बचपन से बताया गया कि जो चीज चाहिए लड़के ले, तुम्हारा अधिकार है हर अच्छी चीज पर। तो जब बचपन से इस प्रकार के भाव दिए जाते हैं कि जो चीज चाहिए हम छीन के ले सकते, तो मन भी इस प्रकार विचार करने लगता है। फिर सुपड़खा के हाथों ही उनके उसके पति की विद्युत जिह्वा की हत्या हुई। उसने भातृ प्रेम में आके अपने पति की हत्या कर दी। उसका अपराध बोध सुपड़खा के अंदर रहा। फिर भाई द्वारा धोखा भी दिया गया उसको। जब रावण ने कहा कि जब ये उसके पति की उसने स्वयं ने हत्या कर दी, तो रावण ने यह वचन दिया कि तुम्हारे पुत्र को ही मैं राजा बनाऊंगा। पर वो वचन भी रावण ने तोड़ दिया, तो भाई द्वारा धोखा भी दिया गया। फिर पुत्र की भी हत्या हो गई अनजाने में। जो उसके जीवन का एकमात्र किरण थी, वो सुपड़खा का पुत्र, उसकी भी, संत कुमार की भी हत्या हो गई। लक्ष्मण जी जो द्वारा अनजाने में, इंद्र के षड्यंत्र के कारण। तो सुपड़खा का पत के पति नहीं रहे, भाई ने धोखा दे दिया, पुत्र नहीं रहा। एक बड़ा उसके जीवन में गहरा अकेलापन है। पिता, पुत्र, पति, भाई हीन जीवन, अकेलापन और प्रेम की कमी, यह है सुपड़खा का जीवन। किस पर विश्वास करे, किससे मन की बातें शेयर करे। और इस अकेलेपन से उसके अंदर गहरा क्रोध भी है। भाई के प्रति रिवेंज की भी भावना है। और इस भावना के दौरान वो श्री राम को देखती है, तो अंदर से जो काम वासना है उसकी, वो प्रेरित होती है। पर केवल वो राम जी के प्रति प्रेम नहीं है, वो प्रेम है ही नहीं। राम जी ने बोला लक्ष्मण जी की तरफ चले जाइए, तो लक्ष्मण जी की तरफ चले। इसका मतलब प्रेम राम जी के प्रति नहीं है। प्रेम रिप्लेसेबल थोड़ी होता है। तो वो काम वासना से प्रेरित है। और जंगल का नियम वो जानती है। जंगल का नियम है छीन लेना। जंगल का नियम, राक्षसों में नियम था, एक व्यक्ति कई शादियां कर लेता था, जो अच्छा लगे राक्षस उसे छीन लेते थे। तो सुपरखा को समझ में नहीं आ रहा है मैंने क्या गलत मांग लिया। ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो होता आया ही है। छीन लिया जाता है जो उचित लगता है, यही जंगल का नियम है। जिसके पास ताकत होती है, वो जो उससे कमजोर होता है उसको दबा देता है। तो सुपड़खा चूंकि उसी संस्कारों में बड़ी हुई,
जंगल के नियम भी वही रहे। वो इस बात को नहीं समझ पा रही कि हमें दूसरों की बाउंड्रीज का सम्मान करना होता है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की यहां देखने को, दो सभ्यताओं का टकराव है, जंगल का नियम और सभ्य समाज का नियम। तो सुपड़खा बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट करना भी नहीं जानती, और इसके साथ तिरस्कार का क्रोध है। अव्वल तो मैं आपकी बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट नहीं करूंगी, पर आपको मेरी इच्छाओं को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। इस प्रकार का मन। श्री राम जी ने मना कर दिया तो उसको तिरस्कार लगा। किसी ने प्रणय प्रस्ताव रखा और अगर मना कर दिया दूसरे ने, तो फिर मेरा अहंकार चोटिल हो गया। इतना अहंकार से भर के प्रेम प्रस्ताव रखना क्या वास्तव में प्रेम प्रस्ताव ही है? सो तिरस्कार से इस कदर करो, और वो तिरस्कार है भी नहीं। श्री राम जी ने मना किया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, पीरियड। सो ये सब सुपड़खा के मन में भरा हुआ है। कठिन बचपन, पति की हत्या का अपराध बोध, भाई द्वारा धोखा, पुत्र की हत्या, अकेलापन, काम वासना, जंगल के नियम संस्कार और तिरस्कार का क्रोध, यह है सुपड़खा मन। इससे सुपड़खा वो बनी। इससे वो रिश्ता, सुपड़खा रिश्ता किस प्रकार होता है, पिछली बार हमने आकलन किया था। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आज समय आया है कि अब हम उस रिश्ते की बात करें। यहां दो स्त्रियों के बारे में हमने चर्चा की, माता सीता और सुपड़खा। दोनों श्री राम से प्रेम करती हैं, पर आप देखिए दोनों के प्रेम करने का तरीका अलग है। इसीलिए जिस प्रकार का मन होता है, अगर सीता मन है तो रिश्ता सीता मन के अनुरूप होता है, और सुपड़खा मन है तो वैसा रिश्ता बन जाता है। चलिए अपना कागज पेन उठाइए। पिछली बार हमने रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स देखे। हमने पता लगाया था कि हमारे रिश्तों में रेड फ्लैग कितने हैं। चलिए अब हम एक हेल्दी रिश्ता, उसकी बात करें। सुपड़खा से सीता जी की ओर चलते हैं। एक संतुलित रिश्ता कैसा होता है? एक रिश्ता जो सीता मन से उपजता है, वो कैसा होता है? यहां एक डिस्क्लेमर है, प्लीज ध्यान दीजिए। ये केवल, जब हम सीता मन कह रहे हैं तो यहां ये इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक, इट्स न्यूट्रल, it's gender neutral. When I say Sita man means a relationship, a mind which respects each other. So ये दोनों के लिए है, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के प्रति, और पुरुष के लिए स्त्री के प्रति। तो अपने कागज पेन उठाइए, लेट्स गेट रेडी एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एक रिश्ता जो सीता मन से प्रेरित होता है वो किस प्रकार का होता है, सीता रिश्ता किस प्रकार का होता है, हेल्दी रिलेशनशिप के सिग्नल्स क्या है। जिस भी व्यक्ति के लिए आप इस पूरे क्वेश्चनियर को भर रहे हैं, उसको अपने दिमाग में लाइए, वो रिलेशनशिप उसको अपने दिमाग में लाइए, अपना कोई भी एक इंटीमेट रिलेशनशिप चुनिए और उसके लिए उत्तर देना शुरू कीजिए। प्रश्न आपके सामने है, उत्तर केवल हाँ या ना में। जो पहला विचार है वो सही विचार है। तो इमोशनल परिपक्वता का पहला विषय है कि अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप है तो वो इमोशनली मैच्योर होगा। कैसे? पहला प्रश्न, क्या आपसी संबंध हम दोनों के बीच में सम्मान आधारित संवाद है? जो बोले वो प्रेम, मर्यादा और संतुलन से हम बोलते हैं। जो भी हम एक दूसरे को बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, मर्यादा, शब्दों की मर्यादा रखते हैं, संतुलित रहते हैं। क्या ऐसा हमारा संवाद है? यस नो लिखिए। अगला, मन की बात खुलकर कहने की सुरक्षा है कि नहीं? आपको अपनी भावनाएं बोलने में डर तो नहीं लगता? सुरक्षा है ना? यस और नो? ठीक, मन की बात खुलकर कहने में आप सुरक्षित महसूस करते हैं। तीसरा, भावनाओं को मान्यता। क्या आपकी जो भावनाएं हैं, जो भी आप फील कर रहे हैं, उसको वैलिडेशन मिलता है? आपकी खुशी, दुख, डर को गंभीरता से सुना जाता है? जो भी आप कह रहे हैं, ये एक हेल्दी रिश्ते की परिचय है। इमोशनल सेफ्टी, पार्टनर के पास बैठ के आपका मन शांत होता है? यस नो? पॉइंट, फिफ्थ क्वेश्चन, काम इन कॉन्फ्लिक्ट। क्या कठिन समय में भी व्यवहार असंतुलित नहीं होता? मान लीजिए कोई डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन चल रहा है, कठिन समय, एक या कोई विपत्ति आ रखी है, सब परेशान है, पर स्थिर स्थिर आपसी व्यवहार असंतुलित नहीं। अगर हां, तो ये एक परिपक्व रिश्ता हो रहा है, इमोशनली परिपक्व है। पांचवा प्रश्न, छठा, परस्पर सम्मान। अब अगला क्वेश्चन,
अगला सीरीज ऑफ क्वेश्चन विल बी रेस्पेक्ट। इमोशनल मैच्योरिटी एक एस्पेक्ट है, दूसरा इज म्यूचुअल रेस्पेक्ट। क्या सीमाओं का सम्मान किया जाता है? क्या क्या शारीरिक, मानसिक, डिजिटल हर सीमा का सम्मान होता है? क्या डिजिटल सीमा, आपका मोबाइल, मानसिक सीमा, अभी यू वांट टू सेट अलोन तो उसका तो अवहेलना नहीं हो रही। शारीरिक सीमा, यू डोंट वांट टू बी टच्ड राइट नाउ, क्या उन सब का सम्मान होता है? होता है तो हाँ लिखिए, नहीं तो ना लिखिए। सातवां, निर्णयों में बराबर की भागीदारी होती है, ना तो डोमिनेंस ना हेल्पलेसनेस। बराबर की भागीदारी, बातचीत करके निर्णय लिए जाते हैं, ऐसा होता है क्या? आठवां, व्यक्तित्व का सम्मान। आपकी रुचियां, आपका करियर, आपके मित्र, सबको मान्यता मिलती है कि नहीं? आपको जो इंटरेस्ट है, आपका जो करियर है, आपके जो मित्र हैं, उनको भी मान्यता मिलती है कि नहीं? कि नहीं बस इनसे कांटेक्ट नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा तो नहीं हो रहा। आठवां क्वेश्चन। नाइन्थ, क्या किसी भी असहमति में सम्मान तो नहीं घटता? असहमति हो सकती है, तर्क हो सकते हैं, पर अपमान तो नहीं होता। आप अगर असहमत हैं किसी विचार से तो भी आपका सम्मान अक्षुण्ण है, रिस्पेक्ट कम नहीं होगा आपका। ऐसा होता है ना? टेंथ, हेल्दी इंडिपेंडेंस। क्या हम इंडिपेंडेंस को एंजॉय करते हैं और एक दूसरे को स्वतंत्रता देते हैं वो होने की जो वो होना चाहता है? क्या हेल्दी इंडिपेंडेंस है? यस, नो। अगला एस्पेक्ट, डिवोशन एंड फेथफुलनेस। क्या कमिटमेंट स्पष्ट और अडिग है? कमिटमेंट जो है एक दूसरे के प्रति वो क्लियर है और अनशेकन है? यस, नो। ट्वेल्थ, क्या जो ट्रस्ट है वो नेचुरल है, फोर्स ट्रस्ट तो नहीं है? कोई जासूसी, शक, नियंत्रण ऐसा तो करने का प्रयास नहीं है। नेचुरल ट्रस्ट है, स्वाभाविक रूप से ट्रस्ट है, फोर्स नहीं है। वॉचडॉग बनने की आवश्यकता नहीं महसूस होती। 13वां प्रश्न, अनुपस्थिति में भी निष्ठा रहती है? सामने निष्ठा रखना अलग विषय है, पर दूरी होने पर भी विश्वास बना रहता है एक दूसरे के प्रति। बातचीत नहीं भी हो पा रही तो भी विश्वास बना रहता। 14, कठिन समय में साथ। दुख में भी कठिन समय आ जाए तो भी साथ छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा ही है ना रिश्ता? यस, नो। अगला क्वेश्चन, इमोशनल रिलायबिलिटी। क्या साथी भावनात्मक रूप से भरोसेमंद है? जो आपने अपनी बात कही, भावुक होकर उसको समझता है, उसको सेफ रखता है, 10 से शेयर तो नहीं करता। आपने उस कमजोर लम्हों में कुछ भावुक होकर बात कह दी, कहीं वो बात वापस सुनने में तो नहीं नहीं आती, व्यंग में, कहीं वो बात दूसरों तक तो नहीं पहुंचा दी जाती, ऐसा तो नहीं होता ना? इमोशनल रिलायबिलिटी है ना? यस, नो। अगला, ग्रोथ ओरिएंटेड लव, ये अगला पैरामीटर है। इट्स द फोर्थ पैरामीटर ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप। ग्रीन फ्लैग्स हैं ये सारे। क्या आपके विकास को प्रोत्साहन मिलता है? डज दैट रिलेशन हेल्प यू टू बी द बेटर वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ? When that relation started and today, do you find yourself better than ever before? Yes, no. Energy upliftment. Whenever you are in contact with that person, energy increases, it doesn't decrease. ऐसे ही होता है ना? Yes, no. दोष देखें पर दंड नहीं। क्या ऐसा होता है कि अगर कोई गलती हो जाए तो आपको इंसल्ट करने की जगह सुधार का अपॉर्चुनिटी मिलता है कि दैट्स ओके, हो जाती गलती, लेट्स इंप्रूव ऑन दैट। 19th, जीवन के लक्ष्यों में सहयोग मिलता है कि नहीं? जब आप अपना मिशन बताते हैं, योर ओन पर्पस जब आप शेयर करते हैं, तो उसमें दैट पर्सन टेक्स इंटरेस्ट एंड सपोर्ट्स यू इन दैट और नॉट? ऐसा करता है ना, करती है ना? 28th, म्यूचुअल अपलिफ्टमेंट। क्या हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं अपने अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति? नेक्स्ट, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसा होता है उस रिश्ते में? ईमानदार संवाद,
झूठ, हेरा फेरी, गैस लाइटिंग, ऐसा तो नहीं होता कहीं। सच बात की जाती है, जो मन की बात है वो सामने रखी जाती है, ईमानदार संवाद है ना आपस में। कॉन्फ्लिक्ट में भी संयम रहता है कि नहीं, अपशब्द तो नहीं बोले जाते, धमकी तो नहीं दी जाती, विड्रॉल की बात तो नहीं होती। जब कॉन्फ्लिक्ट भी हो तो अपशब्द तो नहीं होते, धमकाते तो नहीं है एक दूसरे को, नहीं करते ना वैसा। से यस और नो। क्वेश्चन नंबर 23, हास्य व सॉफ्टनेस से तनाव में कमी आती है। जेंटली फर्म रहना, जो सही है वो कहना, पर यस बड़ी बड़ी बातों को भी, कई बार मुश्किल स्थिति को भी हंस के उससे बाहर निकल जाते हैं ना। गलती स्वीकारने की विनम्रता रहती है कि नहीं रहती। ऐसा तो नहीं होता गलती होगी और सॉरी बोलने में बड़ा अहंकार आ जाता है। गलती होती ही तुरंत सॉरी बोलते हैं ना, कि अहंकार को प्रेम से ऊपर तो नहीं रखते कहीं। नो मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन तो नहीं होता, बात को घुमा फिरा के रखने का प्रयास, ऐसा मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप तो नहीं है कहीं। देन स्पिरिचुअल एंड एथिकल अलाइनमेंट की बात करें, धर्म केंद्रित दृष्टि है कि नहीं इस रिश्ते की। संबंध केवल भावनात्मक ही नहीं, नैतिक भी है ना, धार्मिक रिश्ता है ना ये। यस नो। 27 क्वेश्चन, सत्यनिष्ठ जीवन, झूठ, कपट, लालच, ये तो कहीं इस रिश्ते की नींव तो नहीं है ना। 28 क्वेश्चन, क्षमा और करुणा, छोटी छोटी बातों पर टूटने की बजाय जोड़ने की प्रवृत्ति है ना। मान लीजिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो उसमें चीजें टूटने की जगह पहले से ज्यादा और परिपक्वता उससे मिल जाती है ना। एक ही तरह की गलतफहमी बार बार तो नहीं आ रही ना, हर बार हम बेहतर परिपक्व हो रहे हैं। वी नो, वी अंडरस्टूड द सिचुएशन एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन द सिचुएशन केम वी आर वाइजर देन बिफोर, ऐसा हो रहा है ना। हम दृष्टि, रिश्ता स्वार्थ पे नहीं साझेदारी पर आधारित है ना। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट हिम, इट्स अबाउट अस। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट हर, उसको क्या अच्छा लगता है, इट्स अबाउट अस। ऐसा ही है ना। और लास्ट, इनर पीस, क्या साथी के साथ मन में शांति और सुरक्षा का भाव आता है। जितने ज्यादा अंक आपके, उतना ज्यादा रिश्ता सीता रिश्ता, हेल्दी रिश्ता। सो ये है ग्रीन फ्लैग्स व्हेन somebody says what kind of relationship is a healthy relationship. So when mind is Sita mind, relationship automatically becomes a healthy relationship. स्वतः रूप से अच्छा हो जाता है। तो हमने पिछले सेशन में बात की, यू डोंट नीड टू गिव योर स्कोर्स राइट नाउ। आप चाहें तो चैट बॉक्स में लिखें, चाहें तो ना लिखें, बट वी नीड टू बी माइंडफुल अबाउट आवर स्कोर्स। फाइन। सो वी नीड टू बी माइंडफुल अबाउट द स्कोर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि एक सुपर्णखा रिश्ता है और एक सीता रिश्ता है। सुपर्णखा और सीता दोनों आमने सामने खड़े हैं, पर दोनों कंटिनम के दो अलग अलग कोने हैं। तो कैसे सुपर्णखा रिश्ता शेडो फेमिनाइन को हेल्दी फेमिनाइन में बदले, जिस तरह से सुपर्णखा का अंदर इतनी वुंडेड पर्सनालिटी, उसको कैसे बेहतर करें। चलिए अब इस पे थोड़ा विचार करते हैं, कैसे शेडो फेमिनाइन को हेल्दी फेमिनाइन में बदले, कैसे इन रिश्तों में इंप्रूवमेंट लेके आए, अंदर जो भरा भरा है उसको कैसे बाहर निकाले। पहला, रिकॉग्नाइज द शेडो। ये जाने, ये माने कि ये गुस्सा मेरे अंदर भरा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। सुधार की पहली शर्त है स्वीकार करना। माने कि मेरे अंदर ईर्ष्या है, मेरे अंदर अधूरापन है, मेरे अंदर पॉजिटिवनेस है, मेरे अंदर इमोशनल मैनिपुलेशन है क्योंकि मैं इनसिक्योर्ड हूं, मेरे अंदर ओवर सेंसिटिविटी है। ये रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। जब तक हम उसको नकारते रहेंगे कोई सुधार नहीं हो सकता। ये स्वीकार करना कि मुझ में असुरक्षा है, मैं कई बार मैनिपुलेट करती हूं, मैं डर के कारण क्लिंग करती हूं। मिड नाइट कॉन्शियसनेस इसको कहते हैं। वह क्षण जब व्यक्ति आधी रात को अपने भीतर के अंधेरे को ईमानदारी से देखता है। मिड नाइट कॉन्शियसनेस, जब कोई नहीं है दुनिया में। मनोवैज्ञानिकों ने कहा चार तरह के व्यक्ति होता है।
एक व्यक्ति वो, सभी में मल्टीपल पर्सनालिटी होती हैं, मनोवैज्ञानिकों ने कहा। एक पर्सनालिटी वो जो आप दुनिया को दिखाते हैं, जब आप सबके सामने होते हैं, जब आप मंच पे होते हैं, जब आप पार्टी में होते हैं, व्हेन यू आर बीइंग सीन, आपका क्या व्यक्तित्व है। दूसरा व्यक्तित्व वो जो आप अपने अंतरंग लोगों को दिखाते हैं, जो बहुत क्लोज होते हैं आपसे, उनके साथ आप कैसे हैं। वो व्यक्तित्व कई बार सामाजिक व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग है। कई बार आप सामाजिक व्यक्तित्व में आप बड़े रेस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं, बड़े संतुलित, बोलने से पहले सोचते हैं, और कई बार उस इंटीमेट रिलेशनशिप में आप बच्चे बन जाते हैं, फूट फूट के रोने लगते हैं, कुछ भी करते हैं। सो एक व्यक्तित्व वो जो दुनिया देख रही है, एक व्यक्तित्व वो जो वो लोगों के सामने है, जो सबसे इनर सर्कल है, और तीसरा व्यक्तित्व वो जिसको मिड नाइट कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो कोई नहीं जानता। जब कोई नहीं होता, तब आप जो होते हैं, जो आपको पता है आप एक्चुअली हैं, वो तीसरा व्यक्तित्व। और चौथा व्यक्तित्व जो कोई भी नहीं जानता, जो आपका ट्रू सेल्फ है, जिसको योग सूत्र कहता है स्व आत्मानुभूति, जो हमारा वास्तविकता है। बाकी तीन तो लेयर हैं, एक जो हम खुद को समझते हैं, दूसरा जो हमारे इंटीमेट लोग हमें समझते हैं, और तीसरा जो समाज हमें समझता है। इन सब के परे जो हम हैं, वो वास्तविक। सो पहली सुधार अगर हमें करना है, तो पहली चीज रिश्तों में करना बहुत जरूरी है, स्वीकार करें, हां ये जो मैं कह रहा हूं, शुद्ध मेरे अहंकार से कह रहा हूं। इट टेक्स गट्स। ये स्वीकार करने में बड़े गट्स लगते हैं, पर सुधार शुरू होता है। क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं कि ये जो मैं कह रहा हूं ये शुद्ध अहंकार है और कुछ भी नहीं, अपने आप आपको शर्म आती है वो कहने में। स्वीकार कीजिए। यहां से शुरुआत होती है। पहला, रिकॉग्नाइज द शेडो। स्वीकार कीजिए कि हाँ भाई मुझ में कमी है। जब तक हम नकारते रहेंगे, इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकता। और बार बार स्वीकार कीजिए। फिर इमोशनल लिटरेसी डेवलप करना। मैं कैसा महसूस कर रही हूं, भावनाओं को नाम देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, क्यों नाम देना जरूरी है। जैसे क्या होता है, मैं बहुत परेशान हूं, अब मैं घर जाके चिड़चिड़ कर रहा हूं, ठीक, इसको भी बुरा बोल रहा हूं, इसको यहां झल्ला रहा हूं, यहां जल्दी टेम्पर लूज कर दे रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। फिर जब बहुत एक्सट्रीम हो जाती है, मैं दूसरों को इतना परेशान कर देता हूं अपनी परेशानी के कारण, तो फाइनली जब बहुत वो दूसरा व्यक्ति भी रोने लगता है, परेशान हो जाता है, उसका भी सर दुखने लगता है, तब फिर आप उसको कहते हो, यू नो व्हाट, मुझे ना इरिटेशन हो रहा है। ये आप पहले ही वो शब्द बोल देते हैं, इरिटेशन हो रहा है। एडमिट कीजिए ना। उस एक्सट्रीम तक लेके जाएंगे जब वो सामने वाले का भी सर दुख जाए, परेशान हो जाए, बच्चे परेशान हो जाए, सब परेशान हो जाए। उसके बाद फाइनली 6 घंटे बाद सबको परेशान करने के बाद आई एम सेइंग, मुझे ना बहुत इरिटेशन हो रहा है, आज ऑफिस में ऐसा हुआ। व्हाई डोंट यू टेल इट फर्स्ट? गिव योर फीलिंग अ नेम। द मोमेंट यू रिकॉग्नाइज इट, चीजें बदलती हैं। इमोशन फ्लड हो रहे हैं, पर हम उसको कोई शब्द नहीं दे रहे। शब्द देने का तात्पर्य है वी रिकॉग्नाइज कि आई एम गेटिंग इरिटेटेड। मुझे दर्द हुआ, मैं नहीं कह पा, मुझे कोई चीज बहुत बुरी लगी, मेरे अहंकार को चोट हुई है, पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं या बोल रही हूं कि मेरे अहंकार को बहुत चोट लगी है। मैं इधर उधर टेंट्रम्स, इधर उधर रिएक्शन दे रहा हूं या दे रही हूं। लेट्स एडमिट इट। मुझे असुरक्षा महसूस हो रही है क्योंकि उस व्यक्ति ने वहां उस किसी और को ज्यादा अटेंशन दी मुझसे ज्यादा। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपने किसी और को ज्यादा अटेंशन दी मुझसे ज्यादा। मैं छोटी छोटी 50 अलग अलग बातों पे गुस्सा कर रही हूं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। मुझे ये इनसिक्योरिटी है कि तुम मुझे छोड़ दोगे, इसलिए आई एम बीइंग मोर पॉसेसिव। सो गिव दैट फीलिंग अ वर्ड, आई एम फीलिंग पॉसेसिव। नेम द इमोशन। मनोविज्ञान में कहा जाता है, कार्ल यूंग भी कहते थे, नेम द इमोशन टू टेम द इमोशन। जब आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो, एडमिट करते हो, तो फिर समाधान शुरू होता है। फाइन। भावनाओं को जब शब्द मिलता है तो शेडो टूटने लगता है। फिर अगला, बाउंड्री सेट करना। सो पहली बात यह है स्वीकार करना। दूसरी बात यह है, उन भावनाओं को जब हम स्वीकार करते हैं, दूसरों को भी बताओ और खुद को भी बताओ। अपनी भावनाओं को एक शब्द दीजिए, वो एक नाम दीजिए। आप क्या महसूस कर रहे हैं इस पर।
हेल्दी फेमिनाइन, सॉफ्ट हार्ट एंड स्ट्रांग बाउंड्रीज। नो ना कह पाना, यह जरूरी है कि हम हमारी बाउंड्रीज सेट करें, हम नो कहना शुरू करें। ठीक। कई बार हम रिश्ते में गिवर ज्यादा होते हैं। कई रिश्ते आपने देखे होंगे, एक व्यक्ति गिवर होता है, एक टेकर होता है। हर बार उसी को गिव करना होगा, हर बार वही कॉम्प्रोमाइज करेगा, हर बार इट विल बी ऑलवेज अबाउट दैट अनदर पर्सन। हर बार दैट पर्सन्स प्रायोरिटी विल बी प्रायोरिटीज एंड माय प्रायोरिटी विल कम नेक्स्ट। हैव यू सीन सम रिलेशंस लाइक दिस? सो वो रिश्ते जहां ओवर गिव होने लगता है, इमोशनल डिपेंडेंसी हो जाती है किसी दूसरे पर, ये होता है अनहेल्दी फेमिनाइन में। और फेमिनाइन जो हेल्दी होती है वो नो कहते हैं। नो कहना शुरू करना जरूरी है, सम रेस्पेक्ट से, पर यस इट इज इंपॉर्टेंट टू से नो। अपने समय, ऊर्जा और शरीर पे मेरा अधिकार है। आई हैव राइट ओवर माई टाइम, माई एनर्जी एंड माई ओन बॉडी। नो कहने में किसी गिल्ट का ना होना हेल्दी की तरफ आगे बढ़ते हैं। इट इज माई राइट टू से नो व्हेन आई फील लाइक, and it is right also to say no when I feel. And if a relationship is healthy, that relationship will respect your no also equally as your yes is respected. And किसी के वैलिडेशन पर मैं निर्भर नहीं करता। हेल्दी व्यक्ति knows what he is and doesn't seek validation for everything all the time around. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं और कोई व्यक्ति नहीं बोल रहे हो तुम अच्छा काम कर रहा तुमने, स्टिल आई एम ओके, बिकॉज आई नो मैंने अच्छा काम किया। बट अगर मैंने अच्छा काम किया, नो बडी हैज वैलिडेटेड इट, आई एम फीलिंग वुंडेड, इट्स नॉट हेल्दी। सो नो कहने से बाउंड्रीज सेट होती है। अपनी समय, ऊर्जा और शरीर पे हमारा अधिकार है। एंड व्हेन वी फील लाइक वी कैन क्रिएट अ बाउंड्री। सेल्फ रेस्पेक्ट, इमोशनल सेफ्टी एंड क्लियर लिमिट्स हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड। चौथा, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। जब अंदर बहुत भर चुका है तो डांस कीजिए, लिखिए, चित्रकारी कीजिए, उन फंसी हुई भावनाओं को बाहर निकालिए। देखिए, जब आप नो कहना शुरू करेंगे, जब आप अपने शरीर, ऊर्जाओं पर खुद का कमांड क्लेम करेंगे, अपने आप वो भरना कम होगा थोड़ा। पर बी डू इट गिल्ट फ्री। फाइन, टू से नो इज योर फंडामेंटल राइट, डू इट गिल्ट फ्री। बट एट द सेम टाइम जो भरा हुआ है, डांस, राइटिंग, आर्ट्स, उस अंदर को बाहर निकालिए। शेडो इज स्टोर्ड इन द बॉडी, इसीलिए शरीर, सेल्युलर मेमोरीज तक वो चीजें आ जाती हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है हम डांस करें, पेंटिंग करें। हर व्यक्ति के पास हॉबी होनी चाहिए। हमारे बच्चों की हॉबी डेवलप करवाना हमारा काम है। जब उनके अंदर सबकॉन्शियस स्टफिंग हो जाएगी, दीज थिंग्स विल हेल्प देम टू गो आउट। संगीत, मिट्टी से कुछ बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंदर की एनर्जी रिलीज करते हैं। देन फिफ्थ, इनर चाइल्ड, जो अंदर का वुंडेड सेल्फ, जैसे सुपड़खा का वुंडेड सेल्फ, जिसको बचपन में प्यार नहीं मिला, शायद उसको निग्लेक्ट महसूस हुआ, या पेरेंटिंग अब्यूजिव थी, या पेरेंट्स वर सो फुल ऑफ देमसेल्व्स कि पेरेंट के पास समय नहीं था हमें देखने के लिए, या पेरेंट्स ने सिबलिंग्स में राइवलरी होने दी कि एक सिबलिंग को बहुत ज्यादा प्रेम दिया, दूसरे को उतना अटेंशन नहीं दिया। ये सब चीजें, या इमोशनल इनवैलिडेशन, मैं किसी चीज पे डरता था या डरती थी तो उसको कोई वैल्यू ही नहीं दिया जाता था। माई इमोशंस वर नेवर वैलिडेटेड, ब्रोकन ट्रस्ट, ये सब अगर बचपन में रहा है, विश्वास टूटे हैं, मेरी भावनाओं को रेस्पेक्ट नहीं किया गया, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि अब हम अपने इमोशंस को वैलिडेशन दें। ठीक। एंड टेल टू आवर सेल्फ, आई विल प्रोटेक्ट यू, द चाइल्ड विद इन, आई विल प्रोटेक्ट यू। अनमेट नीड्स होती हैं, जैसे प्रेम की नीड होती है, अफेक्शन की नीड होती है। किसी व्यक्ति को अगर आप जोर से गले लगा के यही कह दें कि मैं तुम्हारे साथ हूं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पता नहीं कब से वो चाहता था कि कोई उसे कहे कि आई एम विथ यू। सो इफ नोबडी एल्स आउटसाइड, एटलीस्ट वी कैन वैलिडेट आवर फीलिंग्स। इट्स फाइन टू बी what you are, it's fine to feel what you feel,
It's fine to have those feelings. It's okay. So, giving this validation really works. A wild woman lives beneath the wound of every girl. वुंड के नीचे जो वाइल्ड वुमन है वो रहती है। वुंड्स आप हटाएंगे तो वो वाइल्डनेस अपने आप सामने आएगी। बट दैट वुंड्स, जैसे छोटे बच्चे होते हैं कितने फुल ऑफ लाइफ होते हैं। एक छोटा बच्चा अगर स्कूल से आएगा और किसी ने ध्यान नहीं दिया तो बच्चा खुद शायद कह दे आप सबको, देखो कौन आया है। उसको कोई अहंकार नहीं है। ही वॉन्ट्स एवरीबडी टू सी, ही वॉन्ट्स एवरीबडी टू फोकस है। पर थोड़े हम बड़े हो जाते हैं फिर हमें शर्म आती है। But then telling it's fine to feel like everybody should look at me. It's fine. If I am talking, then everybody should look at me. If I have come here, then everybody. अगर मैंने कुछ अच्छे से मैं तैयार हुई हूं, then people should say you are good. ये सब validation feelings है, right है. It is right to feel so. It's okay. When we emotional validation मिलता है, तो धीरे धीरे emotional maturity भी आती है. Not to feel bad, shameful for what you are feeling, which is okay. Fine. So यही इंपॉर्टेंट है कि हम उस वुंड्स को के परे जाएं। सिक्स्थ, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी। विक्टिम कॉन्शियसनेस से बाहर आना होगा कि आई एम अ विक्टिम। उससे एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ना होगा। जैसे शैडो फेमिनाइन है, वो कहेगी मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे बचाओ, मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूं। जबकि हेल्दी फेमिनाइन कहता है कि मेरी चॉइस है, जिनके साथ मैं हूं आसपास, इट्स मेरी चॉइस। और मैं उस रिश्ते में इसीलिए हूं बिकॉज आई एम चूजिंग टू बी इन दैट। और आई हैव इनफ करेज टू हील माई सेल्फ। मैं विक्टिम नहीं हूं, अपनी लाइफ की क्रिएटर हूं। सो द पॉइंट इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन सेल्फ। देखिए, अगर हम लगातार सोचते रहेंगे कि हम जीवन में विक्टिम हैं, तो वही भाव हमेशा हमारे अंदर रहेगा और कभी इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला। तो ये 6 काम हमें तो करने जरूर चाहिए। इन 6 कामों से अपने आप हम देखेंगे कि हम हेल्थ की तरफ बढ़ना चालू होंगे, हेल्दी पर्सनालिटी की तरफ। जैसी हेल्दी पर्सनालिटी वेदवती। वेदवती इज ए हेल्दी पर्सनालिटी। सीता जी इज ए हेल्दी पर्सनालिटी। सुपड़खा और वेदवती में एक चीज कॉमन है, दोनों को श्री राम जी ने मना किया। पर वेदवती को जब मना किया गया तो वो क्रोधित नहीं हुई। वो वुंडेड फेमिनाइन नहीं है, वो वाइस फेमिनाइन है। वो अपनी बाउंड्रीज को भी रेस्पेक्ट करना जानती है और दूसरों की बाउंड्रीज को भी रेस्पेक्ट करती है। सो थोड़ा सा देखें हेल्दी पर्सनालिटी कैसी होती है। सुपड़खा के प्रेरणा का आधार वासना है, तात्कालिक इच्छा है। सुपड़खा का तो पूरा आधार ही बातचीत का है, वासना और तात्कालिक इच्छा। जबकि वेदवती धर्म, सत्य और चरित्र। किसी को प्रेम करना गलत नहीं है, पर धर्म पे चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। धार्मिक रहे रिश्ता। मनोवैज्ञानिक जड़ क्या है? अनियंत्रित डिजायर से उसे, मुझे ये भी मिलना चाहिए लाइफ में, मुझे वो भी मिलना चाहिए। वेदवती सिंगल पॉइंटेड फोकस है। वो प्रेम करती है राम को। इच्छाओं की प्रवृत्ति एक हेल्दी और अनहेल्दी व्यक्तित्व में कैसी होती है? अनहेल्दी व्यक्तित्व हमेशा बाहरी और इंद्रिय आधारित इच्छाएं रहेंगी। सेंस प्लेजर ही उसका सब कुछ है। जबकि हेल्दी पर्सनालिटी में आंतरिक रूप से व्यक्ति खुश रहता है। उसको एंटरटेनमेंट के मींस नहीं चाहिए होते 24 घंटे टू बी हैप्पी। ही इज फाइन अलोन, ही लव्स हिज ओन कंपनी। खुद के बारे में भी सोचते जाइए। सेल्फ इमेज क्या होती है? अनहेल्दी व्यक्ति हमेशा वैलिडेशन चाहता है। लोग मुझे वैलिडेट करें, मेरे बॉस मेरे काम को वैलिडेट करें, घर में लोग वैलिडेट करें, चारों तरफ उसे वैलिडेशन चाहिए। कमी महसूस होती है उसे। जितना हमें वैलिडेशन चाहिए उतना ही हम में कमी है। पर वेदवती डजंट नीड वैलिडेशन। स्व आधीन है। शी नोज हु शी इज। शी फील्स कंप्लीट। उसको वैलिडेशन कंप्लीट नहीं करती। जिन लोगों को वैलिडेशन कंप्लीट करते हैं उनका लाइफ रोलर कोस्टर हो जाता है। आज बॉस ने बोला बहुत अच्छा काम करते हो, तो बहुत खिले खिले घूम रहे हैं। कल खूब काम के बाद भी बॉस ने कह दिया कि भाई तुम्हारे काम में कोई दम नहीं है, हम बुझ गए।
सो वैलिडेशन कब तक चलेगा? सेल्फ इमेज इस तरह से बदलती रहती है। जैसे स्वामी चिन्मयानंदा कहते थे कि तुम्हारी पूरा व्यक्तित्व सामने वाले के मुंह के अंदर है, क्या ही कहेंगे इस व्यक्तित्व, वो जैसा आपको फील करना चाहे। इमोशनल रेगुलेशन, ये इंपल्सिव होते हैं अनहेल्दी लोग, अनहेल्दी स्टेट ऑफ माइंड, एकदम से कुछ बोल देंगे। पर देन हेल्दी पर्सनालिटीज आर रेगुलेटेड और सात्विक, वो शब्दों को बोलने से पहले सोचते हैं, रेगुलेटेड उनका बिहेवियर होता है। रिलेशनशिप का अप्रोच ये होता है अनहेल्दी रिलेशन स्टेट ऑफ माइंड में, ये अधिकार पूर्वक चाहते हैं दूसरों को, वो थोपते हैं खुद को दूसरों, अपनी इच्छाएं थोपते हैं दूसरों पर। हेल्दी रिलेशनशिप अपने गुणों से दूसरों को आकर्षित करते हैं। दे डोंट डिमांड लव, दे कमांड लव। इट इज लाइक दिस। बाउंड्रीज की समझ जीरो होती है अनहेल्दी रिलेशनशिप। दे डोंट रेस्पेक्ट अदर्स बाउंड्रीज। इफ दे आर सेइंग नो, दे आर सेइंग आई एम नॉट कंफर्टेबल, दे वोंट वेट, दे वांट यू टू रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। इवन कई एम्प्लॉइज होते हैं, दे ऑल्सो एट टाइम्स बिहेव लाइक दिस कि भाई मुझे तुरंत, ऐसे नहीं होता है। कई बॉसेस होते हैं, we need to respect boundaries, give time to another person also to respond, let him think, he must be also going through a lot, fine। पर यहां जो हेल्दी पर्सनालिटीज होते हैं वो रेस्पेक्ट करते हैं बाउंड्रीज को। दे गिव पीपल टाइम, दे वांट टू हैव टाइम। रेस्पॉन्स करने का तरीका भी ये है। अनहेल्दी पर्सनालिटी अस्वीकार अगर उन्हें कर दिया जाए तो गुस्सा हो जाएंगे, क्रोध में आ जाएंगे। पर जो हेल्दी पर्सनालिटीज होती हैं, जब उन्हें अस्वीकार किया जाता है तो तब करते हैं, खुद को और इंप्रोवाइज करते हैं। There must be something in missing in me. कहीं भी, even if they are rejected in an interview, they know that either this job is not for me or I need to improvise, period. वो they will stop blaming others because उससे कुछ होना जाना नहीं है ना। अटैचमेंट स्टाइल, ये अनहेल्दी पर्सनालिटी एंशियस होती है, डेस्परेट होती हैं रिश्तों में। कई बार वो पड़ोस जिससे रिश्ता होता है सफोकेट फील करता है, माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करता है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की तरह भी, हर तरफ नजर रखना। हेल्दी पर्सनालिटी सिक्योर एंड सेल्फ सफिशिएंट होती है। 24 घंटे माइक्रोस्कोप लगा के उसके जीवन का आकलन नहीं चलता रहता, उसको भी फ्रीडम दी जाती। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल स्टाइल क्या होती है अनहेल्दी पर्सनालिटी की? धमकी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं 4 दिन तक खाना नहीं खाऊंगी। अब लीजिए, क्या ही करेंगे आप? ठीक, बात बात में धमकी, ये नहीं तो ऐसा, शिकायतें, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, बदला, तुमने ऐसा किया था ना, अब देखो मैं भी करके बताता हूं, अब तुम्हें समझ में आएगा कैसा लगता है। चोट को हील करने के लिए दूसरी चोट देना। सो बदला इज अ स्ट्रेटेजी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब तुम्हें समझ में आया मुझे कैसा लगा था, बिल्कुल वैसा ही करके, उतना ही दर्द देके। वेयर एज हियर हेल्दी पर्सनालिटी जब प्रॉब्लम होती है तो धैर्य रखती है, संवाद करती है, तप करती है। तप का मतलब मुश्किल, तप तपाना होता है। मानसिक स्थिरता, अस्थिर रहते हैं अनहेल्दी पर्सनालिटी। कभी तो बहुत ज्यादा प्रेम दिखाएंगे, कभी एकदम से गुस्सा हो जाएंगे, उनकी टोन ही बदल जाएगी पूरी, पिच टोन वॉल्यूम सब अलग हो जाना। और ये इतना फ्रिक्वेंटली होगा कि आप परेशान हो जाएंगे कि क्या करें, कैसे डिपेंडेंट रहे ऐसे व्यक्ति। अभी तो इससे अच्छा कोई नहीं, और कल इससे बुरा कोई नहीं, फिर परसों फिर इससे अच्छा कोई नहीं, क्या ही करेंगे। जबकि हेल्दी पर्सनालिटी स्थिर हो, यू कैन डिपेंड अपॉन दैम, वो सीजन की तरह नहीं बदलते। ईगो लेवल अनहेल्दी पर्सनालिटी का ईगो बहुत बड़ा होता है, बात बात पे इनका अहंकार हर्ट होता है, बात बात पे इतना बड़ा ईगो लेके प्रेम करने निकलते हैं। और ईगो इतना बड़ा होता है कि दूर से भी कोई अंधेरे में भी तीर चलाए तो इनके ईगो को जरूर लग जाएगा, इतना बड़ा टारगेट होता है। जबकि हेल्दी रिलेशनशिप अहंकार पे नहीं चलता। मूर्ख लोग दूसरों के अहंकार से लड़ते हैं, विद्वान खुद के अहंकार से। जो सही है वो करना है, मेरे अहंकार के अनुरूप होना जरूरी नहीं। पुरुष के प्रति दृष्टि,
या स्त्री के प्रति दृष्टि। अनहेल्दी पर्सनालिटी में इट इज ऑब्जेक्टिफिकेशन। वो एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसा मेरा मोबाइल ऐसी मेरी स्त्री, जैसी मेरी कार ऐसी मेरा पुरुष। ऑब्जेक्टिफिकेशन। और उसको बिल्कुल जैसे प्रॉपर्टी की सुरक्षा करनी होती है वैसे ही करना जरूरी हो जाता है। इट्स लाइक ऑब्जेक्ट एंड लाइक ऑब्जेक्ट विच आई possess विल ऑपरेट एज आई वांट इट टू ऑपरेट। इट्स लाइक दिस। हम तो अपने आईफोन को भी संभाल के रखते हैं, तो ऐसे तो हम उन व्यक्ति को भी संभाल के रखते हैं, पर व्यक्ति और आईफोन में अंतर हो गया ना। आईफोन का खुद का कोई कॉन्शियंस नहीं है, जबकि रेवरेंस होता है हेल्दी पर्सनालिटी। दे रेस्पेक्ट, दे रिवियर ईच अदर्स, दे वैल्यू अ लॉट। लव, जो अनहेल्दी पर्सनालिटी होती है, दे आर लस्ट ड्रिवन। हेल्दी पर्सनालिटी आर लव ड्रिवन। अनहेल्दी पर्सनालिटी सोशल बाउंड्रीज को लांघती, जबकि हेल्दी पर्सनालिटी व्यक्ति के सोशल बाउंड्रीज का भी सम्मान करती है। वो जानती है कि भाई, वो पर्सनालिटी जानती है भाई इसके पिताजी हैं, इसकी माता जी हैं, इनके ये रिश्ते हैं। लेट्स रिस्पेक्ट दोज रिलेशनशिप ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट लविंग दैट पर्सन। ऐसा थोड़ी होता है इफ आई लव यू इन आइसोलेशन। इट डजंट वर्क दिस वे। एवरी पर्सन इज अ पार्ट ऑफ द सोशल सेट। मदर, फादर, पड़ोसी। अब मैं आपको प्रेम करता हूं, मुझे आपके पड़ोसियों से कोई मतलब नहीं। ऐसे नहीं होता। यू स्टे इन ए सोशल सेटअप। सो इफ यू लव हेल्दी पर्सनालिटी, वेदवती पालना करती है सामाजिक नैतिकता की भी। धर्मा सेंस अनुपस्थित होता है अनहेल्दी पर्सनालिटी, धर्म का सेंस, पर इसमें अत्यधिक प्रबल होता है। कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो इस स्थिति में क्या करना है, सीधी सी बात है, हेल्दी पर्सनालिटी कहती है जो धार्मिक हो वो कीजिए, जो अधार्मिक हो मत कीजिए। बात खत्म। चर्चा क्या करना है इसमें, पीरियड। इट्स दैट सिंपल। किसकी क्या ओपिनियन है मैटर नहीं करता, सही क्या है वो कीजिए, काम खत्म। इमोशनल ड्रिवन एक्शंस, क्रोध, हिंसा और प्रतिशोध, ये बदला लेंगे अनहेल्दी पर्सनालिटी। गुस्सा होंगे और गुस्से में चीजें तोड़ सकते हैं। हिंसा का, शाब्दिक हिंसा भी होती है, इतना गंदा बोलेंगे कई बार दैट यू विल कीप एंड अप वुंडिंग पीपल। हाथ से जब आप हमला करते हैं तो शरीर पे वुंड होता है, शब्दों से उसकी आत्मा पे वुंड होता है। प्रतिशोध लेंगे, भूलेंगे नहीं, माफ नहीं करेंगे। मुझे एक बार इग्नोर किया ना, मैं तुम्हें भी इग्नोर करूं। दिस इज हाउ इट गोस, अनहेल्दी पर्सनालिटी। जबकि हेल्दी पर्सनालिटी शुद्ध होती है। आपने मुझे इग्नोर किया, बट इफ यू विल कम टू मीट, आई विल टॉक टू यू एज नाइसली एज ओवर। दिव्यत्व है, शुद्धि है। हर बार शुद्ध बोर्ड है, बोर्ड क्लीन कर दिया, फिर से कुछ लिखना चाहें आप तो। इसी को तप कहते हैं, मानसिक तप, शाब्दिक तप। सेल्फ कंट्रोल इनमें बिल्कुल नहीं होता। अनहेल्दी पर्सनालिटी तुरंत चाहिए, जो चाहिए वही चाहिए। यहां सेल्फ कंट्रोल बहुत होता है। इंतजार करेंगे, सत्य रखेंगे, धर्म पे चलेंगे, तप करेंगे, योग्यता बढ़ाएंगे, बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। फॉर देम फास्ट इज स्लो एंड स्लो इज फास्ट। इसलिए इनके रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं, डेकेड्स, 4 4 5 5 डेकेड चलेंगे, बिकॉज इनमें धैर्य है। ये एनक्रोच नहीं कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंस ओरिएंटेशन, अनहेल्दी पर्सनालिटी तात्काल सुख चाहिए उन्हें। जो उन्हें उस समय सुख मिल रहा है बस उन्हें वो चाहिए। पर हेल्दी पर्सनालिटीज लॉन्ग टर्म देखती हैं कि अभी तो चलिए मैंने इस व्यक्ति को जबरदस्ती अपनी इच्छा का करवा लिया, लॉन्ग टर्म क्या होगा, कब तक ये सुनेगा, कब तक कोई अपना मन मारेगा। एक दिन वो रिएक्ट करेगा। इसीलिए देखिए कई बार रिलेशनशिप जब नए शुरू होते हैं, कुछ लोग तात्कालिक सुख चाहते हैं, अभी तुरंत मेरे अनुसार काम करो। ठीक है, वो व्यक्ति कर लेगा कितने साल, धीरे धीरे एक दिन उसके अंदर रिवोल्ट होगा, रिश्ता आपका टूटेगा, क्रैक होगा। लॉन्ग टर्म देखते हैं हेल्दी पर्सनैलिटीज। नो को हैंडल नहीं कर पाती अनहेल्दी पर्सनैलिटी। अगर आपको देखना है कि कौन कितना हेल्दी है, सी हाउ डज दैट पर्सन हैंडल्स नो। अनहेल्दी पर्सनालिटी को नो असहनीय हो जाता है, जैसे आग लग गई हो अंदर, मुझे ना कैसे कह दिया। और कई बार प्रतिक्रिया आक्रामक होती है, पर हेल्दी पर्सनालिटी उसको स्वीकार करता है, आत्म साधना करता है। आत्म साधना का मतलब डील करता है उस नो से। फाइन,
कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल, जब बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यह हानि पहुंचाने तक अनहेल्दी पर्सनैलिटी दूसरों को हानि हानि तक पहुंचा सकती है, पर हेल्दी पर्सनैलिटी क्षमा कर देती है। ठीक है यार, दैट्स ओके, लेट्स हैव पेशेंस, लेट्स बी टुवर्ड्स व्हाट इज राइट, वो करें जो सही है। हाँ, उसने हमारे साथ गलत किया, हमने माना, पर हम उसके साथ गलत नहीं करेंगे। एज मिशेल ओबामा once said in elections, when they go low, we go high. This is how the healthy personalities behave. इनर वुंड, अनहेल्दी में इनर वुंड बहुत सारे होते हैं, बहुत अंदर घाव होते हैं व्यक्तित्व में, और वो उसको स्वीकारेंगे नहीं। वो नहीं मानेंगे कि मेरे अंदर क्रोध है, वो नहीं मानेंगे मेरे अंदर अहंकार है, वो नहीं मानेंगे मैं मेरे अंदर बड़ा अकेलापन है, वो नहीं मानेंगे आई लैक लव। खुद प्रेम की कमी महसूस करेंगे पर उसको मानेंगे नहीं, और दूसरों पर एग्रेसिव हो जाएंगे। जबकि जो हेल्दी पर्सनालिटी होती है वो मानती है इस बात को कि भाई ये मुझ में कमियां हैं, मुझे इस पे काम करना है, इन आदर्शों के प्रति मुझे आगे बढ़ना है, आई नीड टू इम्प्रोवाइज। चरित्र की शुद्धि, अनहेल्दी पर्सनालिटी तमस प्रधान होती है। मेरा सुख इवन तुम्हारे दुख की कीमत, यह है तम। तुम्हें भले दुख हो, मुझे सुखी होना चाहिए। पर हेल्दी पर्सनालिटी ऐसा नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है किसी को दुखी करके अगर मैं एक रिश्ता बना भी लूंगा, वो चलेगा नहीं, हमेशा खत्म हो जाएगा। चलता विन विन ही है, सत्य क्या है, विन विन, अदरवाइज इट वोंट वर्क। मानसिक ऊर्जा इनकी एक्सप्लोसिव होती है, क्रोधित होते हैं, इनकी ट्रांसफॉर्मेटिव होती है। हेल्दी पर्सनालिटी अपने क्रोध को विजडम में ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। उनके अंदर बड़ा दुख है तो मेहनत करेंगे, उस जो दुख है, क्रोध है, उसको चैनलाइज करेंगे इन सम क्रिएटिव वे, रादर उसको डिस्ट्रक्टिव वे की तरफ चैनलाइज कर। कितने सारे स्पोर्ट्समैन हैं, when they go through a tough time they increase their practice, इतना पसीना बहाते हैं, इतना थक जाते हैं कि सोचने का समय नहीं मिलता, सो जाते हैं। दे ट्रांसफॉर्म। कई लोग उस बुरे अनुभव के बाद स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, उस वेदना को वेद में बदलते हैं, उस शोक को श्लोक में बदलते हैं। दे ट्रांसफॉर्म। मानसिक ऊर्जा उनकी लाइफ गोल। अनहेल्दी पर्सनालिटी के लिए अपना मैट पाना किसी भी कीमत पर हेल्दी पर्सनालिटी का लाइफ गोल ये नहीं है किसी भी कीमत पे नहीं, धर्म की स्थापना हो किसी भी कीमत पर। जो सही है वो करें, क्योंकि जो गलत है वो टिकेगा भी नहीं, कुछ समय का सुख देगा, फिर दुख ही दुख है। देवत्व की संभावना ना के बराबर। आप अनहेल्दी हैं, पहले पहले नॉर्मल हुई है, फिर देवत्व की बात कीजिए। अभी तो मनुष्य ही नहीं हुए हैं पूरे। पर वेदवती जैसी हेल्दी पर्सनालिटी ये देवत्व की तरफ बढ़ती है, माफ करती है, क्षमाशील होती है। वैचारिक विकार ये भ्रम में जीते हैं। भ्रम का मतलब अनहेल्दी पर्सनालिटी, जो उनको लगता है सबको वही लगता है। उनके खुद के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, और दूसरों को लगता है, उनको लगता रहता है हर व्यक्ति मुझे ही हर्ट कर रहा है। किसी ने किसी को कोई कमेंट किया हो, इनको लगेगा वो कमेंट मेरे लिए है। प्रोजेक्शन हम पिछली बार पढ़ चुके हैं, डिल्यूशन, ये भ्रम में रहते हैं। जबकि ये विवेक से काम लेते हैं जो हेल्दी पर्सनालिटी, इनमें निष्ठा होती है। भावनात्मक परिपक्वता में हम समझ सकते हैं अनहेल्दी अपरिपक्व होता है और हेल्दी परिपक्व होता है, इमोशनल मैच्योर। यही सब तो इमोशनल मैच्योरिटी है। आत्मा दृष्टि, इनके लिए शरीर ही महत्वपूर्ण है, ये शरीर पे ही बात करते हैं। बट देन ये खुद से परे, शरीर से परे, मन और मन से परे आत्मा से कनेक्ट करते हैं। अंतिम परिणाम क्या होता है अनहेल्दी पर्सनालिटी का? जीवन रूपी लंका जल जाती है, खत्म हो जाता है सब कुछ। और हेल्दी पर्सनालिटी अंततः ये शांत, प्रसन्न और जागरूक जीवन जीते हैं। सो हमने देखा कि कैसे इस मन को उस मन तक लेके जाया जाए, कैसे भावनाओं को एक नाम दिया जाए, भावनाओं को पहले एक्सेप्ट किया जाए, उसको जो स्टोर्ड है उसको क्रिएटिव एक्सप्रेशन से निकाला जाए, नो कहा जाए। ये सब चीजें धीरे धीरे मुझे हेल्दी पर्सनालिटी की तरफ लेके जाती है। सो आगे पढ़ते हैं। दोहा 17, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन कीन,
ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दीन है। लक्ष्मण जी ने तत्काल उसके नाक कान को काट दिया, मानो रावण को ही चुनौती दे दी गई हो। अनियंत्रित कामना अपमान की ओर ले जाती है, और अपमान में सुपड़खा ने हमला किया सीता जी पर, और लक्ष्मण जी ने उसको बिना नाक कान के कर दिया। हमने बताया नाक का मतलब अहंकार को काट देना, कान का मतलब गलत श्रवण को काट देना। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्त्रव सैल गेरू कै धारा। खर दूषण पही गए बिल पाता, धिक धिक तव पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वो पूरी विकराल हो गई, उसके शरीर से रक्त बहने लगा, मानो पर्वत से गेरू रंग की धारा बह रही हो। और वो खरदूषण के पास गई रोती हुई, और जाके कहा कि तुम्हारी वीरता और तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है। उसने खरदूषण को भड़काना चालू किया। काम की इच्छा जब असंतुलित हो जाए तो अशांति बन जाती है। इच्छाएं रखना अच्छी बात है, पर स्वाभिमान और सजगता के साथ। इसलिए आवेग नहीं, हमें मूल्यों के साथ चलना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व सुप्रखा को चोट लगी तो वो चोट उसने खरदूषण तक पहुंचाई। चोट आपके साथ समाप्त होनी चाहिए, आपके द्वारा फैलनी नहीं चाहिए। उसने अब खरदूषण से ये जो बात है वहां तक पहुंचाई। विषाक्त लोग जो होते हैं, विषाक्त लोगों से गठबंधन बना लेते हैं, जैसे सब उसने किया। एक दूसरे के विकार को मान्यता देना। ते ही पूछा सब कहे से बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई। धाये निसिचर निकर बरूथा, जनु सब पछ कच्छल गिर जूथा। तब जैसे ही उसने कहा, अच्छा, हरदूषण ने भी ज्यादा अकल नहीं लगाई। किससे लड़ना है, कौन है सामने, विषय क्या है। सुपड़खा तो प्रेम नहीं, अभिमान और अहंकार से और अस्वीकृति से दर्द में थी। पर खरदूषण ने भी अकल नहीं लगाई, तुरंत राक्षसों का झुंड इकट्ठा कर लिया और युद्ध करना शुरू कर दिया। हमें भी किसी निर्णय से पहले बुद्धि लगानी चाहिए। को कह जियत धरहु दो भाई, धरी मारहु तिय लेउ छड़ाई। धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। कोई कह रहा है सारे राक्षस इकट्ठे हो गए, दोनों को जीते जी पकड़ लो, मार डालो, स्त्री को छीन लो। इतना दौड़ के सारे 14,000 राक्षस आ गए, पूरी टीम इकट्ठी करके लेके आ गए। उनके पैरों से पूरा आकाश मंडल धूल से भर गया। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को बुला के कहा, ले जानकी ही जाहु गिरी कंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर। रहु सजग सुनी प्रभु के बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। राम जी ने जब देखा कि इतने सारे राक्षस एक साथ आ रहे हैं, उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि आप सीता जी को कंदराओं में ले जाओ। और फिर उनके कहे अनुसार लक्ष्मण जी सीता जी को गुफाओं में ले गए। देखि राम रिपुदल चली आवा, बहिस कठिन को दंड चढ़ावा। राम जी ने देखा जो इतनी बड़ी 14,000 राक्षसों की सेना आ रही है, तो राम जी ने मुस्कुरा के अपने धनुष को चढ़ाया। यही वो समय है, जो भी योग्यता उन्होंने वनवास में अर्जित की थी पिछले 10 सालों में, अब उसकी परीक्षा है। जो विश्वामित्र जी ने अस्त्र दिए, जो अत्रि ऋषि ने अस्त्र दिए, जो ऋषि वशिष्ठ ने ज्ञान दिया, उसकी परीक्षा अब सामने थी। सब कुछ बदल गया था, और अब कुछ भी शांत नहीं होने वाला था। इनफैक्ट ये पहला संघर्ष था, और ये संघर्षों की कड़ियों की शुरुआत थी। यद्यपि भगिनी किन्हीं कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाऊ दो भाई। राक्षस कह रहे थे, यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, फिर भी ये जो इतने सुंदर दो भाई हैं, हमारा मन नहीं हो रहा हम इनका वध करें। राक्षस कह रहे हैं। उन्होंने कहा, अपनी छिपाई हुई स्त्री हमें दे दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। उनका मन भी सीता के प्रति मोहित हो रहा था उन राक्षसों का। वो कह रहे हैं, आप सीता हमें दे दीजिए और हम छोड़ देंगे।
क्या तो भाई और क्या ही तो बहन सुपड़खा। इट इज सो इजी, सुपड़खा राम जी से लक्ष्मण जी की तरफ चली गई। इट वॉज ऑल द इजी कि ये बदला लेने आए थे राम जी से, लक्ष्मण जी से, और कह रहे हैं अगर आप सीता जी को दे दें तो हम बदला भी छोड़ देंगे। इससे ही रिश्तों की कलैयां खुलती हैं। क्लैरिटी ना होना, वासनाओं से भरा हुआ जीवन होना। मोर कहा तुम ताही सुनावहु, तासु वचन सुनी आतुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा कथन तुम लोग उन लोग उसे सुनाओ और उसका उत्तर शीघ्र लेके आओ। तो ये सारे दूत जब आए खरदूषण की बात लेके कि सीता जी को आप दे दीजिए, हम लौट जाएंगे, आप लोगों को माफ कर देंगे, ऐसा राक्षसों ने कहा राम जी को। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, सुनी पालक खल सालक बालक। जौना होई बल घर फिर जाहूं, समर विमुख मैं हत ही न काहूं। उन्होंने कहा हम मनुष्य हैं, पर हम दैत्य कुल का नाश करने वाले, मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक दिखते हैं पर हम दुष्टों को दंड देते हैं। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। अगर तुमने पीठ दिखा दी, राम जी ने कहा, तो मैं तुम पर अस्त्र नहीं चलाऊंगा। यही राम जी का व्यक्तित्व है। शौर्य से पहले धैर्य। अभी भी वो माफ करने को तैयार है। अगर तुम लौटते हो तो मैं तुम पे हमला नहीं करूंगा। आई एम स्टिल रेडी टू फॉरगिव यू। दिस इज वॉट इज रामा। तुमने जो कहा जो किया वो सब ठीक है, और मैं अभी भी माफ करूंगा यदि तुम लौट जाओ। राम जी ने कहा। उर देव कहेऊ कि धरऊ धाय बिकट, भट रजनी चरा। सर चाप तोमर सत्य, सूल कृपाण परिद परसु धरा। प्रभु किन्हीं धनुष टकोर, प्रथम कठोर घो भयावह। भय बधिर व्याकुल, जातु धान ना ज्ञान ते ही अवसर रहा। जब उनको ये सुना उन्होंने कि राम जी कह रहे हैं कि या तो तुम लौट जाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तो उन दोनों का हृदय जल उठा, बहुत क्रोध हो गया। सारे अस्त्र शस्त्र लेके उन्होंने अटैक करना शुरू किया, और राम जी ने धनुष को उठाया और जोरदार टंकार की। इतनी तेज आवाज हुई कि सारे राक्षस बहरे हो गए और कुछ बेहोश हो गए। केवल धनुष की टंकार से स्थिति बनी। तीन की आयुध तिल सम करी काट रघुबीर। तानी सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर। और फिर राम जी ने उनके हथियारों को टुकड़े टुकड़े करके तोड़ डाला। फिर धनुष को कान तक लगाकर जब राम जी ने अपने तीर छोड़े, राम राम कही तनुज तजही पावही पद निर्बान। करई उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान। सब ये कहकर जब अटैक कर रहे थे कि यही राम है, इसको मारो, अंततः जब राम जी ने अटैक किया तो सब राम राम कह के अपना शरीर छोड़ रहे हैं। एंड दे रियलाइज, सम ऑफ देम इतने परिपक्व हो चुके थे कि दे रियलाइज द ट्रुथ विद इन। और इस प्रकार राम जी के हाथों उनका संहार हुआ, और एक ही क्षण में राम जी ने लगभग सारे शत्रुओं को मार डाला। धुआं देख कर दूषण केरा, जाई सुपड़खा रावण प्रेरा। बोली वचन क्रोध करी भारी, देश कौस कै सुरत बिसारी। जब खरण और दूषण का विध्वंस हो गया, खत्म हो गए, मारे गए, राम जी ने बहुत आसानी से इतने बड़े राक्षसों को समाप्त कर दिया। तो सूर्पणखा अब वो करने के लिए बढ़ी जिस करने के लिए उसका जन्म हुआ था संभवतः। वो रावण के पास गई, और अब यहां से इस पूरी कथा में रावण का प्रादुर्भाव होता है। करसी पान सोविस दिन राती, सुधी नहीं तब सिर पर अराती। राजनीति बिनु धम बिनु धर्मा, हरहि समर्पे बिनु सतकर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा।
उसने कहा जाके रावण को, तू शराब पी लेता है, दिन भर पड़ा रहता है, तुझे खबर भी नहीं कि शत्रु तेरे सर पे आ गया। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, सुपड़खा नीति वाक्य बता रही है रावण को, नीति बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना कर्म करने से, विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से, परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है, कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत बेकार जाएगी। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरा से लज्जा खत्म होती है। सुपड़खा ने भी बड़े ज्ञान की बात कही। उसने कहा नीति के बिना राज्य बेकार हो जाता, कितनी मेहनत करो कुछ हाथ नहीं आएगा। धर्म के बिना धन एक दिन हाथ से चला ही जाएगा। और भगवान को अर्पित किए बिना जब कर्म हम करते हैं तो भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता, क्योंकि अहंकार ही बढ़ाता है ऐसा कर्म। और विवेक के बिना विद्या बेकार है। सही क्या है गलत क्या है ये तो पता होना ही चाहिए। आप बड़ी बड़ी परीक्षाएं दे दें, बड़े बड़े पदों पे पहुंच जाएं और अधर्म का काम करें, क्या मतलब है। जैसे विषयों के साथ सन्यासी बर्बाद हो जाता है, बुरी सलाह से राजा बर्बाद होता है, अभिमान से ज्ञान खत्म हो जाता है व्यक्ति का, और मदिरा पीने से लज्जा। प्रीति तनय बिनु मद ते तूनी, प्रीति प्रणय बिनु मद ते गूनी, ना सही बेगी नीति अस सोनी। नम्रता न होने पर प्रीति खत्म हो जाती है। आपका कितना ही इंटीमेट रिलेशनशिप हो, ह्यूमिलिटी इज मस्ट। आप नम्र नहीं है, रिश्ता खत्म हो जाएगा। मद से गुण खत्म हो जाता है, आपका अहंकार आपके गुणों को खत्म कर देता है। सुपड़खा ने बोला, ऐसी बातें मैंने सुनी थी मेरे स्कूल में जब मैं छोटी थी, और ये बात मैं तुम्हें याद दिला रही हूं रावण। सभा मांझ परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत दस कंदर मोरी की असी गति होई। और जोर जोर से रोने लगी रावण की सभा में जाकर, और बोला, तेरे जीते जी मेरी ऐसी हालत हो गई। रावण ऑलरेडी संभवतः किसी गिल्ट में रहा हो। रावण ने वचन भी दिया था सुपड़खा को, तेरी उससे शादी कराऊंगा जिससे तू चाहेगी, और तेरे बेटे को राजा बनाऊंगा। एक वचन वो तोड़ चुका है, शायद दूसरा वचन उसके अंदर गिल्ट के रूप में हो भी। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बाहें उठाई, कह लंकेश कहिस निज बाता, के तब नासा कान बिपाता। सुपड़खा के वचन सुनकर सारी सभा में हलचल हो गई। उन्होंने सुपड़खा की बाह पकड़ के उसे उठाया रावण ने, और रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, तेरी ऐसी स्थिति किसने कर दी। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेल न आए, समुझी परी मोह उन्ह कै करनी, रहित निसाचर करही धरनी। सुपड़खा बता रही है, ये मेरी हालत की है अयोध्या के राजा दशरथ के बच्चे, जो शेर के समान है और अभी जंगल में आए हुए हैं, और वो पृथ्वी को राक्षस विहीन करने के लिए आए। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बद रत सुर मुनि सुखदाता, शोभा धाम राम अस नामा, तिन्ही के संग नारी एक श्यामा। कुटिलता देखिए आप सुपड़खा की। वो कह रही है, दोनों भाई में बड़ा अतुलनीय शौर्य है, वो दुष्टों का वध करने में लगे हैं, देवताओं के साथी हैं, मुनियों का साथ देते हैं, बहुत खूबसूरत हैं, राम उसका नाम है, पर सबसे बड़ी बात है उसके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है। सुपड़खा रावण की वासना को जानती है। रूप रास बिद नार सवारी, रति सत कोटि तासु बलहारी, तासु अनुज काटे श्रुतिनासा, सुनी तब भगनी करही परिहासा। और वो जो स्त्री है राम के साथ, सुपड़खा ने कहा, वो इतनी खूबसूरत है कि मानो 100 करोड़ रति उस पर निछावर है। कामदेव की जो पत्नी है उसका नाम है रति। वो सुपड़खा कह रही है, वो इतनी खूबसूरत है सीता कि मानो 100 करोड़ रति उसमें समा गई। उसी के छोटे भाई ने ये सुनकर
मेरे नाक कान काट दिए, और जब उन्हें पता लगा मैं रावण की बहन हूं तो मुझ पे हंस रहे थे। रावण के अहंकार को उसने चोट की, रावण को अपना वचन याद दिलाया और रावण के अंदर वासना को पैदा किया, जो हमेशा रावण के अंदर है। खर दूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खर दूषण तीसिरा कर धाता, सुनी दस शीस जरे सब गाता। और जब खरदूषण मेरी मदद के लिए आया, शूर्पणखा ने कहा, तो उसने कहा कि राम जी ने उसको भी मार डाला। ये सुन के रावण के सारे अंग जलने लगे, कजिन्स की हत्या कर दी, बहन के नाक कान काट दिए। इतनी सुंदर स्त्री उनके साथ है, जो सुंदरता केवल रावण को ही प्राप्त होनी चाहिए। वो विरोधियों से अलायंस कर रहे हैं, ऋषियों से अलायंस है, देवताओं से अलायंस है, और रावण के जंगल में वो हैं। ये सबसे रावण के पूरा शरीर में आग लगी और रावण क्रोध से भर गया राम के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। चलिए हम वापस चलते हैं राम की तरफ। रावण के तो अंगों में आग लगी है, और राम जी हमेशा से निर्मल हैं, वो निर्मल रहे हैं। राम जी ने जो बातें बताई थी लक्ष्मण जी को श्री राम गीता में, राम जी ने जो सत्य जीवन का बताया था, तो चलिए यहां तो दशानन के पूरे अंग जल रहे हैं। अगले सेशन में हम दशानन के बारे में भी जानेंगे, पर उससे पहले आज एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं श्री राम गीता पे। अपने अंदर, अपने शरीर में, अपने अंगों में, अपने अस्तित्व में चलिए राम को महसूस करते हैं। सुपड़खा मन से सीता मन की ओर जाते हैं, रावण से राम की ओर जाते हैं, शरीर से आत्मा की ओर चलते हैं। चलिए तैयारी करते हैं, एक मेडिटेशन करेंगे साथ में। जब भी आप लोग तैयार हो अपनी आंखें बंद कीजिए। कुछ पल हम आपको दे रहे हैं, अपने आप को ऐसी जगह अवस्थित कर लीजिए जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, वेर एवर यू फील मोर कंफर्टेबल। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। हम श्री राम गीता पर मेडिटेट करने जा रहे हैं। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और फिर उस सांस को छोड़िए। अपने आप को बिल्कुल स्थिर और संतुलित कीजिए। एक और गहरी सांस। सजग हो जाइए अपने सांसों के प्रति। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए और उस सांस को छोड़िए। अब एक और गहरी सांस। इस सांस के साथ बने रहिए, सजगता बनाए रहिए। जस्ट बी विद दिस ब्रेथ। इस ब्रेथ के साथ अपने अंदर उतरिए। एक और गहरी सांस लीजिए और इस सांस के साथ अपनी श्वास नली के साथ अपने अंदर उतरिए। और अंदर उतरिए। महसूस कीजिए इस सांस को अंदर जाते आपके हृदय से, और अंदर जाने दीजिए। अपने एब्डोमेन में महसूस कीजिए, इसको और अंदर जाने दीजिए। ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस सांस के साथ है, इसको महसूस कीजिए पूरे शरीर में इसको। अब हम एक और गहरी सांस लेंगे और इस सांस के साथ मन ही मन हे राम शब्द बोलें। और जैसे ही हम हे राम बोलते हुए गहरी सांस अंदर लेंगे मन ही मन, ये राम तत्व हमारे पूरे शरीर को
ऊर्जावान करेगा। और गहरी सांस लीजिए और मन ही मन बोलिए, हे राम। इस सांस को शरीर के एक एक अंग तक जाने दीजिए। जस्ट रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। महसूस कीजिए आपका पैर पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। लेट देम रिलैक्स कंप्लीटली। Excellent. Let your calf muscles relax. राम तत्व आपके पैर के काफ मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स करने दीजिए। एक और गहरी सांस। हे राम। और इस सांस के साथ अपने पूरे चेस्ट को, अपने पेट को, अपनी कमर को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा आपका पेट, चेस्ट, लेट इट रिमेन लूज, रिलैक्स्ड। आपके शोल्डर्स एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड। एक और गहरी सांस। हे राम। और अब इस सांस को, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा, इस राम तत्व, लेट इट हील एंड रिलैक्स योर नेक। थोड़ी गर्दन घुमा के देखिए एंड फील इट रिलैक्स्ड। एक बार और गर्दन घुमाइए। You'll feel absolutely relaxed. And now, let your head, face, cheeks feel completely relaxed. आपका सिर, आपकी आंखें, चेहरा, गाल पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। And now, in this absolute relaxed state of mind, जैसे ही हम 3 से 1 की तरफ गिनेंगे, अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पे। 3, महसूस कीजिए अपने पूरे शरीर को, शरीर स्थिर। 2, महसूस कीजिए कि सांसें चल रही। एक सांस लेके देखिए। और हम जैसे ही कहेंगे 1, पूरा ध्यान अपने शरीर पे। दिल धड़क रहा है, धमनियों में रक्त बह रहा है। 1, शारीरिक अस्तित्व को महसूस। ये मेरा शरीर। हम जैसे ही 3 से 1 गिनेंगे, इस शरीर की यात्रा पे पीछे चलते। 3, याद कीजिए, यही मैं आज से 10 साल पहले एक अलग अवस्था में था। मेरे शरीर पर एक अलग चमक थी। मेरा शरीर में एक अलग ऊर्जा थी। 2, और याद कीजिए अपने यौवन को। उस यौवन के समय चेहरे पे चमक, एक अलग सी ऊर्जा जिसको मैं
मैं कहता था, उस दौर को अपने सजगता में लाइए। कॉलेज जाना, वो कांच में, वो आईने में स्वयं को देखना, शरीर, और हम जैसे ही कहेंगे एक, चलिए बचपन में लौटते हैं, बिल्कुल छोटे से, अपने माता पिता के साथ, उनकी उंगली थामे, उनकी गोदी में घुटने घुटने चलता। वो जो एल्बम में मैंने चित्र अपने देखे थे बचपन के, चलिए उस अवस्था में चलते हैं। एक, मेरा बचपन, तो छोटा सा बच्चा, वो माता पिता की उंगली थामना, उनकी गोदी में खेलना, वो समय, डूबे रहिए उस। और जैसे ही हम 1 से 3 गिनेंगे, अब हम बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड फिर से वर्तमान में आएंगे। 1, उस बचपन को छोड़ते हुए जिसको मैं कहता था, युवा अवस्था की तरफ। 2, अभी और यौवन, ये युवा अवस्था, ये कॉलेज, ये शादी, ये रिश्ते, ये नाते, जिसको मैं कहता हूं। 3, ये आज वर्तमान की अवस्था, जिसको मैं कहता हूं। ये मैं नहीं, मेरा शरीर है, जो कभी बच्चा था, फिर युवा हुआ, फिर बूढ़ा होगा, और एक दिन इस दुनिया से चला जाए। ये मेरा शरीर, ये मैं नहीं हूं। मैं तो शुद्ध राम हूं, जो सदा से हूं, सदा ही रहूं। ये उम्र, ये चेहरे की चमक, ये सब इस शरीर की है। मैं तो स्वयं राम हूं। मैं राम हूं, रामो हम, रामो नामो हम। और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, अपने जीवन की कुछ यादों को हम सामने लाएंगे। कुछ सुंदर यादें, कुछ कठिन यादें, जो भी पहली याद सजगता में आए उसे आने। 3, अपने मन की तरफ देखें। कुछ मेमोरीज, कुछ यादें स्वतः मन में आ रही, कुछ सुख की यादें, कुछ दुख की यादें, कुछ कल्पनाएं, कुछ विचार। बस देखें, पकड़े नहीं, रोके नहीं, बस देखें, बस बने रहे। Let the subconscious pick any thought, any memory, any feeling. 2, आगे बढ़ाते जाइए। अब अगली याद, अब अगला विचार। रोके नहीं, पकड़े नहीं, बस देखें। बस देखें, बस देखें। एक, कुछ और यादें, कुछ और मन, कुछ और विचार। अब हम जैसे ही 1 से 3 गिनेंगे, हम इन विचारों से, इन यादों से,
इन भावनाओं से अचानक दूर खुद को एक थिएटर में बैठा हुआ देखेंगे और देखेंगे कि मन की स्क्रीन पे सारी यादें प्रेजेंट हो रही, मन की स्क्रीन पे इन यादों की, इन भावनाओं की, इन विचारों की एक फिल्म चल रही है और मैं कहीं दूर बैठा इस फिल्म को देख रहा हूं। ये मैं नहीं हूं। जैसे ही हम 1 से 3 गिनेंगे, हम अपने आप को उस थिएटर में पाएंगे। एक बड़ा सा थिएटर, पूरा अंधेरा। 2, सामने एक बड़ी सी स्क्रीन। और जैसे ही हम 3 कहेंगे, स्क्रीन पे मन की फिल्म शुरू हो जाएगी। 3, देखिए उस स्क्रीन पे मन की फिल्म चल रही है। प्रेम, बेचैनी, शांति, डर, सुख, दुख, कितने सारे चित्र आ रहे हैं और जा रहे हैं। कितने सारे चित्र आ रहे हैं और जा रहे हैं। बस देखते रहिए, साक्षी बने रहिए। दूर से और एक गहरी सांस लेके कहे, मैं मेरा मन नहीं हूं, ना मैं ये विचार ही हूं। ये आए, ये चले गए। एक दिन ये सारे विचार खत्म हो जाएंगे, ये भाव खत्म हो जाएंगे, पर मैं रहूंगा। मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। रामोहम, रामोहम, रामोहम। ये विचार मैं नहीं, ये मन मैं नहीं, ये भाव मैं नहीं, मैं साक्षी हूं, मैं देखने वाला। अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, अपने आप को उस थिएटर के बाहर, अभी जहां बैठे हैं वहां देखिए। इस समय जहां आप बैठे हैं वहां देखिए और अपने नाम को, अपनी पहचान को याद कीजिए। 3, वर्तमान में क्या है मेरा नाम, मेरा जेंडर, क्या है मेरा व्यवसाय, सब याद कीजिए। मेरे चेहरे का रंग क्या है, मेरा व्यवसाय क्या है, मेरी भूमिकाएं क्या है। क्या मैं एक व्यवसायी हूं, एक होम मेकर हूं, एक मां हूं, एक पुत्री हूं, एक पुत्र हूं, एक भाई हूं, एक प्रबंधक हूं। क्या है मेरे रोल सारे। वो अपने ऊपर वो सारे लेबल चिपके हुए महसूस कर, जैसे किसी ने स्टिकर चिपका दिए हो। अब नाम का स्टिकर, पद का स्टिकर, रिश्तों का स्टिकर, एक जहां बैठे हैं वो सारे स्टिकर चिपके हुए। और अब जैसे ही हम 1 से 3 गिनेंगे, अचानक महसूस कीजिए कि सारे स्टिकर हटते चले जा रहे और स्टिकर के साथ वो पहचान भी मिटती चली जा रही। एक नाम का स्टिकर उड़ गया, मैं बेनाम हूं। रिश्तों का स्टिकर निकल गया, कितने ही रिश्ते रहे, कितने ही जन्मों में, ये स्टिकर तो बदलते ही रहे, ये लेबल तो बदलते ही रहे।
कभी मैं स्त्री थी, कभी पुरुष ही, कभी व्यवसायी, कभी प्रबंधक। दो सारे स्टिकर सब। ना मैं माता हूं, ना मैं पिता हूं, ना मैं शिक्षक हूं, ना मैं नेता हूं, ना मैं व्यवसायी हूं, ना मैं सीईओ हूं। तीन, अब कोई लेबल नहीं। मेरा नाम मेरा नहीं है, ये भूमिकाएं भी मेरी नहीं है। मैं तो शुद्ध राम हूं। रामो हम, रामो हम। हर जन्म में कुछ लेबल लेता हूं, कुछ भूमिकाएं लेता हूं। आता हूं, सीखता हूं और लौट जाता हूं। पर ये भूमिकाएं, ये लेबल्स मैं नहीं। रामो हम, राम। ये गहरी सांस लीजिए और अब हर सांस के साथ अपने प्रण को दोहराइए। एक गहरी सांस लीजिए और जैसे ही सांस अंदर जाए, कहिए ये शरीर मेरा नहीं है, मैं शुद्ध राम तत्व हूं। गहरी सांस। और जैसे जैसे सांस अंदर जाए, महसूस कीजिए शरीर मेरा नहीं। रामो हम, रामो हम। एक और गहरी सांस। और इस सांस को भी अंदर जाने दीजिए और कहिए ये मन भी मेरा नहीं, ये विचार मेरे नहीं है, मैं शुद्ध राम तत्व हूं। रामो हम, राम। ये भावनाएं मेरी नहीं, ये तो जीवन के थिएटर की पिक्चर है। एक और गहरी सांस लीजिए, पूरे शरीर में इसको अंदर जाने दीजिए और इस सांस के साथ गहराई से कहिए ये भूमिकाएं भी मेरी, मेरा नाम भी मेरा नहीं है, कोई लेबल नहीं। मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। रामो हम, रामो हम, रामो हम। ये भूमिकाएं भी मेरी नहीं, कुछ नहीं। मैं शुद्ध चैतन्य हूं। ये सब बदल जाएगा, पर मैं रहूंगा शुद्ध, अचल, पूर्ण। एक और गहरी सांस लीजिए और राम तत्व को शरीर के एक एक अंग में महसूस कीजिए, अपने पूरे अस्तित्व में। एम्पावरिंग, रिफ्रेश। कुछ क्षण इसी मौन में, इसी शांति में, इसी चैतन्य में, इसी राम तत्व बने रहिए। शरीर के एक एक अंग में राम को प्रवाहित होने दीजिए। पूरा अस्तित्व राममय हो जाने दीजिए। रामो हम, रामो हम, रामो हम।
Whenever you're ready, slowly you can open your eyes. आप में से कितने लोग इस मेडिटेशन में कुछ पल बने रह पाए? कितने लोग इस मेडिटेशन के साथ लगभग आधे समय तक थे? कैन यू रेज योर हैंड्स? एक्सीलेंट। कितने लोग इस मेडिटेशन के साथ लगभग पूरे समय रहे? बहुत अच्छा। ये सजगता, मन को स्थिर रख पाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Perfect. So, with this peaceful state of mind, let's conclude today's session with this Ram Tattva meditation.